Alka was making tea in a kettle. Suddenly she felt intense heat from the puff of steam gushing out of the spout of the kettle. Spout मतलब टोटी, ये जो kettle होगी इसकी, let us assume ये kettle है और इसकी जो टोटी है kettle की ये देखिए, ठीक है, यहाँ से ये गर्म चाय होगी इसके पास, यहाँ से क्या हो रहा है, ये पफ का मतलब समझते हो, पफ का मतलब ये आपको जो स्टीम दिखता है, दिखता भी होगा आपको, कभी भी नज़र आता होगा, इसी को उन्होंने पफ बोला है। पफ ऑफ स्टीम का मतलब यही है, कश इसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। गशिंग आउट मतलब बाहर आना, तो यहाँ से ये जो स्टीम बाहर आ रही है, ठीक है, तो इसकी बात करी जा रही है। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, कह रहा है कि शी वंडर वेदर द टेम्परेचर ऑफ द स्टीम वॉज हायर देन दैट ऑफ द वाटर बॉइलिंग इन द केटल। कॉमेंट, उसके हाथ पे ये जब स्टीम लगी होगी अलका के हैंड पे, ठीक है, अब उसको बहुत गर्म लग गया, यहाँ पे लगी उसके हाथ पे। अब जब उसको बहुत गर्म लग गया तो उसने क्या सोचा, उसके मन में, सपोज वो साइंस के स्टूडेंट है, अब उसके मन में आ रहा है कि ऐसा लग रहा है कि स्टीम का टेम्परेचर केटल में अंदर रखी हुई चाय से ज़्यादा है, ऐसा उसने सोचने लगा, मतलब ऐसा वो सोच रही है। कह रहा कमेंट करो, कमेंट करने का मतलब ज़रा इस पर कुछ डिस्कशन करो। तो जवाब सुनिए, जवाब ये है कि आपने पढ़ा है कि 100 डिग्री सेल्सियस का बॉइलिंग वाटर भी होता है और 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम भी होती है। मतलब बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस होता है और स्टीम का टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन ज़्यादा एनर्जी किस में होती है, स्टीम में। क्यों? ड्यू टू वॉट, हीट ऑफ वेपराइजेशन। याद होगा, आइए मैं आपको एक बार फिर से ग्राफ रिवाइज कराता हूँ। द ग्राफ इज बिटवीन टाइम, ये देखिए टाइम एक्सेस है, ये टाइम चल रहा है, ठीक है, और ये आपका टेम्परेचर चल रहा है, ठीक है। तो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करना शुरू करें यहाँ ब्लू मार्कर से, देखिए अभी 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस रखी हुई है, ठीक, टाइम गुजरता जा रहा है, आप मतलब ये कोई कंटेनर है और इसमें आइस के टुकड़े रखे हुए हैं, आप इसको बर्नर से गर्म कर रहे हो, टाइम गुजरता जाएगा, अभी टेम्परेचर कितना दिखाएगा वो 0। कब तक? जब तक पूरा आइस वाटर में नहीं चेंज हो जाता। ये देखिए अभी 0 0 0, तो ग्राफ ऐसे चलता रहेगा, टाइम एक्सेस कहलाऊँ। ये सपोज इस टाइम पे, टाइम t1 पे अभी टेम्परेचर क्यों 0 दिखा रहा है? क्योंकि दी गई हीट, मैंने बोला हीट एक टाइम में एक ही काम कर सकती, या तो वो स्टेट को चेंज करेगी और या तो वो टेम्परेचर को चेंज करेगी। तो अभी दी गई हीट, जो बर्नर से आप हीट दे रहे हो इस फ्लास्क में, वो क्या काम कर रही है? वो स्टेट को चेंज कर रही है। मतलब आइस के जो केज लाइक स्ट्रक्चर, उसके बॉन्ड को तोड़ के क्या बना रही है? वाटर बना रही है, ठीक। तो सारी हीट उसमें चली गई। अब टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री करते कितना हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस। ये ग्राफ ऐसे चढ़ जाएगा। इतने समय में ये ग्राफ ऐसे चढ़ गया, भाई समय बढ़ता जा रहा है और टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है, तो समय टेम्परेचर आता है करना ग्राफ, ठीक है। अब मुझे बताओ इस टाइम पे, ये वाला जो टाइम होगा, टाइम T2 पे अब ये ग्राफ ऐसे चलने लगेगा। क्यों? क्योंकि जब तक पूरा वाटर किस में नहीं चेंज हो जाएगा, स्टीम में, तब तक टेम्परेचर राइज नहीं करेगा। तो देखो जरा, अगर आप टाइम आगे बढ़ाते रहो तो इस टाइम पे भी टेम्परेचर कितना है? 100। इस टाइम पे भी टेम्परेचर कितना है? 100। इस टाइम पे भी टेम्परेचर कितना है? 100। थोड़ा सा नीचे करो उसके सामने, ठीक है। कोई डाउट है बताइए? तो यहाँ पे स्टीम बन रही है कि नहीं बन रही है? और स्टीम का टेम्परेचर भी कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन आप ध्यान दीजिए जरा कि जैसे ही, मतलब टाइम T1 से T2 के बीच में जो आप हीट दे रहे थे वो टेम्परेचर राइज कर रहा था, लेकिन टाइम T2 के बाद जो आप हीट दे रहे होंगे वो क्या कर रहा है? फेस चेंज कर रहा है। तो फेस चेंज कर रहा है, सोचो फेस चेंज करने का मतलब क्या? कि वाटर जो था 100 डिग्री सेल्सियस वाला, उससे क्या बन रही है? 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम बन रही है। अरे भाई एक बात बताओ, एनर्जी कौन लेके गया? एनर्जी ये वाटर के पार्टिकल ही तो लेके गए हैं ना, है ना। और ये अब यहाँ पे आपको ऐसा स्टीम के फॉर्म में दिख रहा है, तो एनर्जी तो इन्हीं लोगों ने ली है ना, है तो इन्हीं के पास ना एनर्जी। तो सारी एनर्जी जो स्टेट को चेंज करने में लगी थी, जो टेम्परेचर नहीं बढ़ा रही थी, अब वो एनर्जी कहाँ है? इनके पास है। तो 100 डिग्री सेल्सियस का जो बॉइलिंग वाटर है उसके पास कम एनर्जी होती है, और 100 डिग्री सेल्सियस का जो स्टीम वाला पार्टिकल है उसके पास ज़्यादा एनर्जी होती है। क्योंकि देखिए जो पार्टिकल अभी अंदर है ना, अभी उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी नहीं हुई है कि वो इसको छोड़ के जा पाए। जब उनको पीछे से और हीट मिलेगी बर्नर से,
तो उनका काइनेटिक एनर्जी इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो छोड़ के ऐसा ऊपर चले जाएंगे। मतलब ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला लेयर है, इस लेयर का अपोज करके इसको ब्रेक करके ऊपर चले जाएंगे, कह सकते हो आप ऐसा। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है। और अब अगर आप अपना हाथ यहाँ पे लेके आओगे तो ये बहुत तेज़ी से हिट करेगा। मतलब अगर हम टेम्परेचर मेजर कर लें तो आपको बॉइलिंग वाटर का भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस मिलेगा और स्टीम का भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। लेकिन स्टीम में ज़्यादा हीट होता है ड्यू टू व्हाट? हीट ऑफ वेपराइजेशन। और हीट ऑफ वेपराइजेशन आपको याद होगा, हमने क्लास में पढ़ाया है। हीट ऑफ वेपराइजेशन का ये मतलब होता है कि अगर हम 1 ग्राम लिक्विड ले लें, कितना? 1 ग्राम लिक्विड को टोटली गैस में चेंज करने के लिए जितनी हीट की जरूरत होती है उसी को क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन या हीट ऑफ वेपराइजेशन। बात समझ में आई कि नहीं? तो बस ये है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन शब्द का यहाँ इस क्वेश्चन में आपको यूज करना है। तो सोचिए वो जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दी गई होगी वाटर के पार्टिकल्स को, वो इसमें छुपी हुई है, पार्टिकल्स में है अभी भी, तो इसकी एनर्जी तो ज़्यादा है, टेम्परेचर सेम चीज दिखाएगा 100 दोनों। तो ये जो सोच रही थी आशा या अलका, जो भी नाम है इनका, कि स्टीम का टेम्परेचर हायर है, तो ये गलत सोच रही थी। ऐसा कुछ नहीं है। बॉइलिंग वाटर और स्टीम दोनों का ही टेम्परेचर कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। स्टीम इसलिए उसके हाथ को बहुत तेज़ी से बर्न कर रही है, जला रही है, उसे इसलिए कष्ट हो रहा है क्योंकि इस स्टीम में लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वजह से ज़्यादा एनर्जी है इनके पार्टिकल्स में। तो हम आंसर क्या लिखेंगे एग्जाम में? बस सिंपल सा आंसर है, द टेम्परेचर ऑफ बोथ द बॉइलिंग वाटर एंड स्टीम इज 100 डिग्री सेल्सियस बट द स्टीम हैज़ मोर एनर्जी बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और जो ऑनलाइन व्यूअर्स हमारे, अगर आपको और पढ़ना है तो जाके पहले चैप्टर अच्छे से पढ़िए, मैं कई बार आपको बोलता हूँ, तब चीज़ें और अच्छे समझ में आएंगी।